आप मुसलसल कह रहे थे कि जब तक आईएमएफ नहीं होगा तब तक डिफ़ॉल्ट का ख़तरा भी मौजूद रहेगा, उस वक्त तक गैर यकीनी की सूरत हाल भी बरकरार रहेगी। मगर अब जबकि एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट हो गया $3 अरब का अगले 9 महीने के लिए, $1.1 अरब में जुलाई में मिल जाएंगे, क्या डिफ़ॉल्ट का ख़तरा अब आपकी नज़र में टल गया है? कहा जा सकता है कि जी अब कम अज़ कम गैर यकीनी नहीं है कोई? बिल्कुल शाहज़ेब साहब, बिल्कुल डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टल गया है। और अब जो बेयकीनी की सूरत हाल थी और जिसकी वजह से जो आपने बताया कि बिजली की पैदावार में भी कमी थी क्योंकि हुकूमत इंपोर्ट बचा रही थी, तो वो भी जो फर्नेस ऑयल LNG वगैरह इतना नहीं मंगवा रही थी, तो वो सारे मसले अब हल हो गए हैं। और अब हमको एक रास्ता नज़र आ रहा है कि जिस रास्ते पे हम जाएंगे तो इंशाल्लाह खैर हो जाएगी। तो अब डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टल गया है। जो आप देख रहे हैं ख़बरें कि 10-12 रुपया मजबूत हुआ है रुपया डॉलर के मुकाबले में, वो इसी वजह से हुआ है ना कि जो बेयकीनी की सूरत हाल थी वो ख़त्म हो रही है। मगर जो मूडीज़ है, फिच है, वो अभी भी कह रही है कि ख़तरा टला नहीं है। पाकिस्तान को जो अगले माली साल की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं $5-6 अरब तो हमें इसी माह जुलाई में मिल जाएंगे, $9 अरब पर स्टेट बैंक के ज़खायर चले जाएंगे। आपको लग रहा है कि अब कोई बैरूनी फाइनेंसिंग से निमटने के लिए अगले माली साल में, इस माली साल में जो शुरू हो गया, अब उसमें कोई इशू नहीं? देखिए, हर माली साल में पाकिस्तान को $25 अरब तकरीबन देने हैं, 1-8 बिलियन ऊपर नीचे हर माली साल में। और क्योंकि हम पैसे ही कमा के नहीं दे रहे, हम कर्ज लेके दे रहे हैं IMF से हो या दीगर ममालिक से, तो हमको ये हर परपेचुअली देने पड़ेंगे। हमको इसके बाद इस 9 महीने के अरेंजमेंट के बाद एक और IMF के प्रोग्राम में जाना होगा। लेकिन अब इतना वक्त आ गया है कि जब इलेक्शंस हो जाते हैं, नई हुकूमत आ जाएगी, तो उसके पास भी इतना वक्त होगा कि वो कर सकेगी। सो अब मतलब प्रोटेक्शन हमको पूरी मिल चुकी है, डिफ़ॉल्ट के ख़िलाफ़ इंश्योरेंस हमारा पूरा हो चुका है। इस हुकूमत ने ये काम कर दिया। अब हमको जाके अगली हुकूमत को भी अपना काम करना होगा, IMF के प्रोग्राम में जाएंगे और फिर इतनी इस्तेलाहात करनी ज़रूरी है, जो कि मोदी भी कह रहा है, फिच भी कह रहा है, कि जिधर से आपका एक्सपोर्ट बढ़े, आपकी मईशत को ये पैसे जनरेट करने होंगे जो आपने कर्ज लिए हैं, तो उसको आप वापस कर सकें। सब अगर एक्सपोर्ट कैसे गिरे, कैसे बढ़े? क्योंकि अभी तो गिरी रही है, हमें नज़र आया इस माली साल में भी। हालांकि रुपया बहुत ज़्यादा गिर गया। आमतौर पर कहा जाता है रुपये के हवाले से कि जी उसको अगर आप आर्टिफिशियली मेंटेन करेंगे तो फिर हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो इनकम्पेटिटिव हो जाती है। मगर रुपया बहुत गिरा, उसके बावजूद एक्सपोर्ट्स हमारी नहीं बढ़ रही हैं। ये भी कहा जाता है कि हमारे पास इतनी कोई कैपेसिटी भी नहीं है कि हम अपनी आमदनी इतनी ज़्यादा बढ़ा लें कि अपने कर्जों से भी निमट लें, अपना करंट अकाउंट डेफिसिट भी कर्टेल कर लें। तो कैसे बढ़ेगी? देखिए, ये वाली जो बात है सेकंड वाली कि एक्सपोर्ट सरप्लस नहीं है या एक्सपोर्टेबल सरप्लस नहीं है, ये बात गलत होती है। ये बात में कोई वजन नहीं है। कोई भी कंपनी होती है, उसको ऑर्डर मिल रहे होते हैं तो आहिस्ते आहिस्ते कैपेसिटी बढ़ा के रखती है। कोई कंपनी पहले से तो नहीं बढ़ा देगी ना कि कैपेसिटी के कल एक्सपोर्ट का ऑर्डर आएगा तो आज मैं 50,000 लूँ में लेके रख लूँगा, तो आहिस्ते आहिस्ते होता रहता है। सो पाकिस्तान को ये मसला नहीं है कि यहाँ पे शॉर्टेज है, ज़ाहिर है कि हम यहाँ से माल भेज सकते हैं। बीच में क्योंकि जब आपने डॉलर 270 का था और आपने 230 का रखा हुआ था तो एक्सपोर्ट कम होना शुरू हुआ। अब ये एक्सपोर्ट को वापस ऑर्डर मिल रहे हैं, आजकल ऑर्डर मिल रहे हैं। आप ये देखें कि लोगों को ऑर्डर मिल रहे हैं, आप बात कर सकते हैं लोगों से, तो इंशाल्लाह ताला चलेगा। लेकिन थोड़े से और मसाइल हैं आपके पास। जब आपने टर्फ के लोन्स भी दिए पिछली हुकूमत ने, तो उस वक्त कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी कि जिसके तहत बिजली और गैस भी उन कंपनीज़ को फराहम कर सकें जो कंपनियाँ आपके पास आ रही हैं। आपको जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्रियाँ हैं, मैन्युफैक्चरिंग बेस है, उसको आपने लोड शेडिंग देनी है। इस वक्त के अंदर भी आज भी मतलब कि गैस की भी लोड शेडिंग हो रही है, बिजली की भी लोड शेडिंग हो रही है, तो उसके ऊपर एक्सपोर्ट्स का फ़र्क पड़ता है। आपने इंपोर्ट रोकी हुई है तो बहुत सारे एक्सपोर्ट्स के अंदर जो इंपोर्ट जाते हैं वो रुके हुए हैं। तो ये आहिस्ते आहिस्ते खुल जाएंगी। जो बड़ी चीज़ थी, जो करना बहुत ज़रूरी था, वो IMF था। अब छोटे छोटे मसले हैं जो सुलझाने पड़ेंगे। मतलब जो बड़ी चीज़ थी वो हो गई, मगर आप ज़ाहिर एक फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी है मगर एक बिजनेसमैन भी हैं। क्या ऐसा इन्वायरमेंट हो कि जिसके लिए आप मज़ीद इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हों, ताकि जो इकॉनमी है वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, हमारी आमदनी बढ़ सके, हर सूरत में बढ़ सके, चाहे वो एक्सपोर्ट्स की सूरत में हो? क्योंकि हमारी हुकूमतें वक्फन फ़वक्फन गलती करती हैं। पिछली मरतबा जब खान साहब की हुकूमत आई तो 1 साल लगाया था असद उमर ने IMF में जाते हुए। अभी भी आपको पता 8-9 महीने हमने ज़ाया किए। अब अगर ये 8 महीने 9 महीने के अंदर अगर आप इलेक्शन हो जाते हैं, नई हुकूमत आ जाती है, नई हुकूमत आकर IMF का प्रोग्राम कर देती है एक और 3 साल का, तो फिर आई थिंक कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगा और पाकिस्तानी भी यहाँ पे सरमायाकारी करेंगे। लेकिन हुकूमत को 2-3 चीज़ें करनी है। देखें, बिजली की कीमत महंगी होगी, ₹8 की रीबेसिंग आ रही है, एनुअल रीबेसिंग। तो बिजली की कीमत महंगी होगी। और ये नहीं कि IMF कह रहा है, चक्कर ये कि हुकूमत की कॉस्ट बढ़ गई है। हुकूमत जो बिजली खरीदती है उसकी कीमत बढ़ गई है ₹8 से एनुअल रीबेसिंग के हिसाब से। इसी तरह गैस की कीमत बढ़ गई है हुकूमत की। तो IMF तो यही कह रहा है कि आप नेपरा और ओगरा के लॉस फॉलो करें और आप वो पास ऑन करें जो आपकी कीमत बढ़ गई है। लेकिन आपको यहाँ पर रिफॉर्म्स लेने हैं, प्राइसेस बढ़ाना रिफॉर्म्स नहीं है। आपने निजकारी की बात नहीं की, निजकारी करना ज़रूरी है आपको। आपके पास जो बिजली के अंदर गैस में नुकसान हो रहे हैं, जो गैस में नुकसान हो रहे हैं, वो हमें
हमने देख लिया कि हुकूमत पूरा नहीं कर सकती, PIA में नुकसान हो रहा है। अब वज़ीर आज़म साहब ने भी 2-3 दिन पहले कहीं बात की है, ये हुकूमत का काम नहीं है। हमारा काम पुलिस स्टेशन चलाना है, कोर्ट्स चलाना है, ये काम हमारा नहीं है। अगर हम इन चीज़ों को निचकारी में डाल दें तो इकोनॉमी भी इफिशिएंट हो जाएगी, हमें टैक्स कलेक्शन भी आ जाएगा और चीज़ें भी सस्ती हो जाएंगी। वैसे मगर जब आप कहते हैं कि अगली हुकूमत आए, वो भी एक 3 साल के IMF के प्रोग्राम में चली जाए, उसके बाद एक स्टेबिलिटी आएगी, फिर इन्वेस्टमेंट भी आएगी, पाकिस्तान में सारा हो रहा होगा, मगर दुनिया में हमने जो सक्सेस स्टोरीज देख रहे हैं और पड़ोस में देख रहे हैं भारत में, जिन्होंने 91-92 में जब IMF को खैरबाद कहा, उसके बाद एक मुसलसल तरक्की की राह पे हमें नज़र आता है। कोविड के दौरान भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा FDI आया है। 600 अरब डॉलर से उनके जो रिजर्व बढ़ गए वो एक्सपोर्टेबल सरप्लस की वजह से नहीं बढ़े, FDI की वजह से बढ़े। मैसिव FDI का इन्फ्लो आया है। हमारे कौन से स्ट्रक्चरल इशूज़ हैं जो हमें हल करने? देखिए खान साहब, सबसे जो बेसिक बुनियादी मसला है कि हमारी गवर्नेंस कम्प्लीटली इनफेक्टिव है। कोई हुकूमत हो, मतलब किसी की भी हुकूमत हो, हमारी गवर्नेंस से कुछ भी नहीं होता। हमसे आप मिसाल के तौर पर देखें कि जो अगर नया वाला सेंसस सही है तो 90 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये सेंसस गलत है, 90 लाख बच्चे तो पैदा नहीं हो रहे, लेकिन 65 लाख बच्चे बहरहाल पाकिस्तान में पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब है हर साल आपको कम से कम 1 लाख क्लासरूम चाहिए, हर साल आपको 1 लाख टीचर्स चाहिए, जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आधे बच्चे आपके स्कूल में नहीं जा रहे, 58% बच्चे आपके स्टंटेड और वेस्टेड हैं। मतलब ना आप बच्चों को तालीम दे सकते हैं, ना आप पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं। आप इस हुकूमत ने, आप देख लीजिए कि कोई भी हमारी हुकूमत हो, क्या हम टेररिज्म को मात कर सकें? नहीं कर सके। हम पॉलिटिकल पोलराइजेशन को मात कर सके? नहीं कर सके। हम कोई काम, हुकूमत जो है, मैं सीरियसली, आप 20-30 साल में कोई बड़ा मसला उठा ले, हमारी हुकूमतों ने सॉल्व नहीं किया हो। तो क्यों, जब तक हुकूमत ही इनफेक्टिव रहेगी, कंप्लीटली इनफेक्टिव रहेगी, तो हम क्या कर सकते हैं? कोई फॉरेनर पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट नहीं करता है जो दुनिया में कहीं और मुल्क में कर सकता है। हमें जो इन्वेस्टमेंट आती है वो वही आती है जिसको पाकिस्तानियों को बेचना होता है। तो हमको पहले अपने अंदर देखना पड़ेगा कि हम हुकूमत के रूल्स ऑफ बिजनेस चेंज करें। हमने बात की प्राइवेटाइजेशन की, 460 दिन लगते हैं प्राइवेटाइजेशन को। अगर हर चीज़ क्लॉक वर्क की तरह चले तो कानून ही आपका गलत है। कानून को आसान अभी नया तरीका लेके आए हैं कि जी सिंगल विंडो ऑपरेशन होगा, उस पर एतराज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है कि जी प्राइस डिस्कवरी नहीं होगी, मल्टीपल बिडिंग्स नहीं होंगी। इस तरीके से आपके ख्याल में तरीका ठीक है? वो देखिए पूरी दुनिया के अंदर भी निजकारी होती है ना, 460 दिन का इतना लंबा प्रोसेस नहीं होता है। मतलब हम ये तो नहीं कह रहे कि आप करप्शन कर लें, खुदा ना खास्ता ना, और लेकिन पाकिस्तान में हर चीज़ पे इल्ज़ाम लगता है। लेकिन आप चीज़ों को आसान तो कर सकते हैं ना, प्राइस डिस्कवरी करनी है तो कर लें। अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है, इसमें क्या प्राइस डिस्कवरी करनी है मिसाल के तौर पर? लेकिन आप एनवायरनमेंट तो अच्छा दे दें ना। आप जो मिसाल के तौर पर CPEC के अंदर जो सेकेंड फेज़ CPEC का और ज़्यादा ज़रूरी CPEC का फेज़ था, वो तो चाइनीज़ कंपनीज़ को इधर लेके आना था, उनसे यहाँ इन्वेस्ट करवाना था। हम वो करवाने में नाकाम रहे। चाइनीज़ कंपनियां आज भी वियतनाम जा रही हैं, कंबोडिया जा रही हैं, दीगर ममालिक जा रही हैं। पाकिस्तान क्यों नहीं आ रही? क्योंकि पाकिस्तान वो एनवायरनमेंट नहीं दे रहा है। इसमें कौन सी प्राइस डिस्कवरी है? इसमें कौन सा कंपैरेटिव एनवायरनमेंट या इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज़ हैं? वैसे तो इस हुकूमत के पास टाइम बड़ा कम है, मगर आपके ख्याल में अब एडवेंचर करना कोई नहीं चाहिए? जो वादे किए IMF के साथ उसी पर चलना चाहिए इस हुकूमत को भी, जो थोड़ा बहुत टाइम रह गया, फिर केयर टेकर को भी? गुंजाइश नहीं है मतलब सीरियसली, और हमने हर चीज़ करके देख ली है। मतलब तो अब मतलब कुछ रह नहीं गया। अब ये गुंजाइश नहीं है। जो शहबाज शरीफ साहब ने अपना पॉलिटिकल कैपिटल लगाया है, अगर खुदा ना खास्ता ये कामयाबी नहीं होती, इतनी मरतबा MD से मिलना, इतनी मरतबा MD को फ़ोन करना, दूसरे ममालिक के वज़राए ख़र्जा से बात करना, बैंकों के सदूर से बात करना, इंटरनेशनल बैंक्स के, और फिर ये करना, और अगर ये नहीं होता तो बड़ी शर्मिंदगी भी होती और बड़ा इधर मुश्किल होती। आज जब ये हो गया तो शहबाज शरीफ तो चलो हीरो बन गए, लेकिन मुल्क भी बच गया ना इस चक्कर में। तो अब अगर इतनी मेहनत के बाद हम यहाँ पे लेके आए हैं तो फिर इस मेहनत को ज़ाया तो नहीं करना चाहिए।